समीर की दुनिया तस्वीरों में बसती थी। वह एक फोटो पत्रकार था जिसकी आंखों में एक अनोखी कहानी, पकड़दाने की भूख हमेशा रहती थी। लेकिन दिल्ली की भागदौड़, दाच और दोहराव वाली जिंदगी ने उसकी उस भूख को कुंद कर दिया था। वही राजनीतिक रैलियां, वही फैशन शो, वही अपराध की खबरें। उसका कैमरा अब एक बोझ लगने लगा था और उसकी तस्वीरें बेजान। उसे एक ऐसी कहानी की तलाश थी जो उसे झकझोर दे, जो दुनिया को उसकी नजर से देखने पर मजबूर कर दे। एक शाम पुरानी दिल्ली के एक कबाड़ी बाजार में पुरानी किताबें खंगालते हुए उसके हाथ एक जर्जर चमाटे की जिल्द वाली डायरी लगी। ये किसी अंग्रेज अफसर की थी जो 1920 के दशक में राजस्थान में तैनात था। उसके पन्ने पीले और नाजुक थे और लिखावट धुंधली पड़ चुकी थी। समीर ने यूं ही पन्ने पलटने शुरू कर दिए। ज्यादातर बातें उबाऊ थीं। मौसम का हाल, शिकार के किस्से और स्थानीय प्रशासन की शिकायतें। लेकिन एक पन्ने पर उसकी नजरें टिक गईं। आज मुझे एक ऐसी जगह के बारे में पता चला जो नक्शे पर नहीं है। स्थानीय लोग इसे कठपुतली खेद्दा कहते हैं। कहते हैं यह गांव अपनी कठपुतली बनाने वालों के लिए मशहूर था। उनके हाथ में जादू था। वे लकद्दी के बेजान टुकद्दों में जान फूंक देते थे। लेकिन फिर एक रात पूरा का पूरा गांव खामोश हो गया। कोई बीमारी नहीं, कोई हमला नहीं, बस सन्नाटा। लोग कहते हैं कि गांव के सबसे बद्दे कलाकार मंगू उस्ताद ने अपनी मरी हुई बेटी की याद में एक आखिरी कठपुतली बनाई थी। एक ऐसी कठपुतली जो खून के धागों से नाचती है। वे इसे रक्त नर्तकी कहते हैं। कहते हैं जो भी उसका नाच देख ले वो खुद एक कठपुतली बन जाता है, हमेशा के लिए उसी गांव में कैद होकर। समीर का दिल जोर से धड़का। उसके रोंगटे खड्डे हो गए थे, लेकिन डर से नहीं, बल्कि एक अजीब से रोमांच से। कठपुतली खेदा, रक्त नर्तकी, ये वही कहानी थी जिसकी उसे तलाश थी। एक गुमनाम गांव, एक डरावनी किंवदंती और तस्वीरों की अनंत संभावनाएं। उसने उस डायरी को खरीद लिया और घर आकर इंटरनेट पर उस गांव के बारे में खोजना शुरू किया। कुछ नहीं मिला। कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई जिक्र नहीं, जैसे वह गांव कभी था ही नहीं। इससे समीर का यकीन और भी पक्का हो गया। ये एक अनछुई, अनसुनी कहानी थी, उसकी कहानी। उसने अपने संपादक को फोन किया। मेरे हाथ एक जैकपॉट लगा है, उसने उत्साह से कहा। राजस्थान में एक शापित गांव जहां की कठपुतलियां जिंदा हैं। मैं जा रहा हूं। संपादक ने उसे समझाने की कोशिश की। समीर, ये सब बकवास है। किसी पुरानी कहानी के पीछे अपना समय और पैसा बर्बाद मत करो। लेकिन समीर ने ठान लिया था। उसने अपना कैमरा बैग पैक किया, अपनी मोटरसाइकिल की सर्विस करवाई और कुछ पुराने नक्शों और डायरी में दिए गए अस्पष्ट संकेतों के सहारे निकल पड्डी डीएचा। उसने अपने दोस्तों को बताया कि वह एक असाइनमेंट पर जा रहा है। उसने यह नहीं बताया कि वह एक ऐसी जगह जा रहा है जहां से शायद कोई वापस नहीं लौटा था। राजस्थान का सफर धूल भरा और थका देने वाला था। जैसे जैसे वह बड़े शहरों को पीछे छोड़ाकर अंदरूनी इलाकों की ओर बढ़ा रहा था, परिदृश्य बदल रहा था। हरियाली की जगह अब सूखी चटकती हुई जमीन ने ले ली थी। हवा में एक अजीब सी उदासी थी। डायरी के अनुसार कठपुतली खेदा बीकानेर से लगभग 100 किलोमीटर दूर थार रेगिस्तान के बीचों बीच कहीं था। समीर पास के एक छोटे से कस्बे देशनोक में रुका। उसने सोचा कि शायद यहाँ के स्थानीय लोग उसे सही रास्ता बता सकें। कस्बे के लोग अजीब थे। वे बाहर के लोगों को शक की निगाह से देखते थे। जब समीर ने एक चाय की दुकान पर कठपुतली खेदा का जिक्र किया तो वहां एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। उस जगह का नाम मत लो छोरे, चाय वाले ने धीमी कांपती आवाज में कहा। वो जमीन शापित है, वहां सिर्फ मौत बसती है। मैं एक पत्रकार हूं, समीर ने अपना कैमरा दिखाते हुए कहा। मैं बस कुछ तस्वीरें लेना चाहता हूं। एक बूढ़े आदमी ने, जो हुक्का पी रहा था, उसे घूर कर देखा। तस्वीरें? तुम मुर्दों की तस्वीरें लोगे? उन बेचारों की जिनके धागे आज भी किसी और के हाथ में हैं? क्या मतलब है आपका? समीर ने पूछा। मतलब यह कि वहां मत जाओ, बूढ़े ने कहा। कहते हैं मंगू उस्ताद की बनाई वो आखिरी कठपुतली आज भी वहां नाचती है। वो अपनी महफिल के लिए नए दर्शक ढूंढती है और जो एक बार उसकी महफिल में शामिल हो गया वो बस एक बेजान शरीर रह जाता है
जिसकी आत्मा के धागे उस नर्तकी के हाथ में होते हैं। एक और आदमी बोला, मेरे दादा कहते थे कि उस गांव की हवा में एक संगीत है, एक टूटी हुई सारंगी की धुन। जो उस धुन को सुन लेता है, उसके पैर अपने आप उस गांव की ओर बढ़ जाते हैं। समीर को उनकी बातें दिलचस्प लगीं, लेकिन उसने उन पर यकीन नहीं किया। ये सब गांव वालों का अंधविश्वास था, जो पीढ़ियों से चला आ रहा था। उसने उन्हें नजरअंदाज किया और अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर उस दिशा में बढ़ गया जिधर लोगों ने इशारे से मना किया था। रेगिस्तान में रास्ता मुश्किल था। कोई पक्की सड्डेचक नहीं थी, बस रेत के टीलों के बीच एक कच्चा सा रास्ता था। सूरज आग उगल रहा था। कुछ घंटों के बाद उसकी मोटरसाइकिल रेत में फंसकर बंद हो गई। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वह उसे निकाल नहीं पाया। अब वह अकेला था, चारों ओर मीलों तक फैला हुआ रेगिस्तान। उसके पास पानी की एक बोतल और उसका कैमरा बैग था। उसने फैसला किया कि वह पैदल ही आगे बढ़ेगा। नक्शे के हिसाब से गांव ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए था। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, रेगिस्तान का माहौल बदलने लगा। हवा ठंडी हो गई और एक अजीब सी खामोशी छा गई। और तभी समीर को वह सुनाई दिया, बहुत दूर से आती हुई एक हल्की सी धुन, एक सारंगी की आवाज जो टूटी हुई और बेसुरी थी। उसे गांव वालों की चेतावनी याद आई। एक पल के लिए उसके दिल में डर बैठा, लेकिन फिर उसने खुद को समझाया कि यह शायद हवा की आवाज है या कोई चरवाहा होगा। वह उस धुन की दिशा में चलने लगा। उसे लगा कि शायद कोई गांव या बस्ती पास ही है। वो कितना गलत था। लगभग 1 घंटे तक चलने के बाद उसे वो गांव दिखाई दिया। रेत के टीलों के बीच बसा कठपुतली खैद्दा। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने कल्पना की थी, वीरान, उजादा और रहस्यमयी। गांव में घुसते ही एक अजीब सी ठंडक ने उसे घेर लिया। यहाँ की हवा भारी थी। घर मिट्टी और पत्थर के बने थे, जिनकी छतें टूट चुकी थीं और दीवारों पर दरारें थीं। गलियां खाली थीं, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि वे निर्जन हैं। ऐसा लग रहा था जैसे समय यहीं थम गया हो और हर जगह कठपुतलियां थीं। हर घर के दरवाजे पर, हर खिड़की पर, हर आंगन में छोटी बड्ढी रंग बिरंगी सादी। कुछ नाचने की मुद्रा में थीं, कुछ बैठी हुई थीं, कुछ अधूरी बनी हुई थीं। उन सब की आंखें खुली थीं, कांच और पत्थर की बनी निर्जीव आंखें जो समीर को घूर रही थीं। उन पर धूल की मोटी परत जमी थी, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वे उसे देख रही हैं, उसका स्वागत कर रही हैं। समीर ने अपना कैमरा निकाला। उसके हाथ हल्के कांप रहे थे, लेकिन उसके अंदर का पत्रकार जाग चुका था। ये तस्वीरें दुनिया को हिला देंगी। उसने तस्वीरें खींचनी शुरू कर दी, वीरान गलियों की, टूटे हुए घरों की और उन हजारों लकदी की आंखों की। घूमते घूमते वह गांव के बीचों बीच एक बड्ढे से घर के सामने पहुंचा। ये दूसरों से ज्यादा बद्दा और बेहतर हालत में था। दरवाजे पर एक तख्ती लगी थी, जिस पर धूल से ढके अक्षरों में लिखा था, मंगू उस्ताद का कारखाना। समीर का दिल उत्साह से भर गया। यही वह जगह थी। उसने दरवाजे को धक्का दिया। वह एक चरमराहट के साथ खुल गया। अंदर अंधेरा और सीलन की गंध थी। उसने अपनी टॉर्च जलाई। अंदर का दृश्य अद्भुत और भयावह था। वह एक बद्धा सा हॉल था जो कठपुतलियों से भरा पद्धा था, हर आकार और प्रकार की। कुछ छत से लटकी हुई थीं, कुछ दीवारों पर टंगी थीं और कुछ जमीन पर बिखरी पड्डी थीं। वे सब अधूरी थीं, जैसे बनाने वाला उन्हें बीच में ही छोड़ देकर चला गया हो। हॉल के आखिर में एक छोटा सा मंच था और मंच के बीचों बीच एक अकेली कठपुतली खद्दी थी। वह लगभग इंसान के आकार की थी। उसकी लकड़ी पुरानी और गहरी रंग की थी, जिस पर बारीक नक्काशी की गई थी। उसने एक पुराना फटा हुआ घाघरा और चोली पहन रखी थी, लेकिन सबसे डरावनी चीज उसका चेहरा था। वह किसी औरत का चेहरा था जिसकी आंखों में एक असहनीय पीड़ा और दुख का भाव था। उसके होंठ हल्के से खुले थे, जैसे वह एक खामोश चीख मार रही हो। समीर समझ गया, ये वही थी, रक्त नर्तकी। वह धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ा। उसकी नजरों उस कठपुतली पर जमी हुई थीं। उसे लगा जैसे कमरे का तापमान गिर गया हो। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। कोई नहीं, बल्कि हर कोई। हॉल में मौजूद हर कठपुतली की आंखें उस पर टिकी थीं। उसने कठपुतली की एक तस्वीर खींची। फ्लैश की रोशनी में एक पल के लिए उसे लगा कि कठपुतली के चेहरे का भाव बदला है। पीड़ा की जगह
एक हल्की कुटिल मुस्कान आ गई है। उसने इसे अपनी आंखों का धोखा समझा। तभी बाहर तेज हवा चलने लगी। एक रेतीला तूफान उठ रहा था। दरवाजा जोर से बंद हो गया और समीर उस कारखाने में कैद हो गया। और फिर उसने वह सारंगी की धुन फिर से सुनी। इस बार वह बहुत पास थी, जैसे कोई उसी कमरे में बजा रहा हो। तूफान पूरी रात चलता रहा। समीर कारखाने के एक कोने में दुबका बैठा रहा। उसका दिल डर से कांप रहा था। सारंगी की धुन अब लगातार आ रही थी, एक ऐसी धुन जो कानों में नहीं बल्कि सीधे दिमाग में चुभ रही थी। यह उसे पागल कर रही थी। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई। उसे लगा जैसे हॉल में रखी कठपुतलियां हिल रही हैं। जब वह एक कोने में देखता तो दूसरे कोने में कोई कठपुतली अपनी जगह बदल लेती। ये सब उसकी आंखों के ठीक सामने नहीं हो रहा था, बल्कि तब हो रहा था जब उसकी नजर कहीं और होती। वह जानता था कि यह उसका वहम नहीं है। इस जगह में कुछ भयानक रूप से गलत था। आधी रात के करीब सारंगी की धुन अचानक तेज हो गई और तभी मंच पर खदिधी उस बद्दी कठपुतली रक्त नर्तकी ने हरकत की। उसका सिर धीरे से एक तरफ झुका। एक कर्कश लकद्दी के रक्त थाने की आवाज आई। समीर अपनी सांस रोके देखता रहा। फिर कठपुतली ने अपना एक हाथ उठाया। उसकी उंगलियां लंबी और मकद्दी की तरह पतली थीं और समीर ने वह देखा जिसने उसके खून को जमा दिया। कठपुतली को कोई धागे नियंत्रित नहीं कर रहे थे, बल्कि पतले लाल रंग के धागे उसकी उंगलियों से निकल रहे थे। वे सूखे हुए खून की नसों की तरह लग रहे थे। जैसे ही धागे जुड़े, वे बेजान कठपुतलियां जिंदा हो उठीं। वे उठकर खत्ती हो गईं और एक अजीब बेढंगा नाच करने लगी। उनके हाथ पैर बेतरतीब ढंग से हिल रहे थे। उनकी लकड़ी की देह एक दूसरे से टकराकर खटखट की आवाज कर रही थी। यह एक भयानक और विभत्स दृश्य था। रक्त नर्तकी अब खुद भी नाच रही थी। उसका नाच सुंदर नहीं था, बल्कि हिंसक और दर्दनाक था। वह अपने शरीर को ऐसे मरोड़ रही थी जैसे उसे असहनीय पीड़ा हो रही हो, और उसके चेहरे पर अब वह कुटिल मुस्कान साफ दिख रही थी। समीर चीखना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन वह अपनी जगह से हिल नहीं पाया। सारंगी की धुन ने उसे झकझोर लिया था। उसकी आंखें उस भयानक नाच पर टिकी थीं। तभी रक्त नर्तकी की नजरें उस पर पधीं। उसकी कांच की आंखों में एक भूख थी। उसने अपना दूसरा हाथ उठाया और उसकी उंगलियों से नए खून के धागे निकले। वे धागे सांप की तरह रेंगते हुए समीर की ओर बढ़ने लगे। समीर का दिमाग सुन्न हो चुका था, लेकिन उसके अंदर का पत्रकार अभी भी जिंदा था। उसके एक हाथ में कैमरा था। ये एक ऐसी कहानी थी जो किसी ने नहीं देखी थी। ये एक ऐसी तस्वीर थी जो उसे अमीर बना सकती थी। धागे उसके करीब आ रहे थे। वह उनकी गंध को महसूस कर सकता था। उसे पता था कि अगर इन धागों ने उसे छू लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने भागने की आखिरी कोशिश की। वह पलटा और दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। वह बंद था, जैसे किसी ने उसे बाहर से सील कर दिया हो। वह वापस मुद्दा। रक्त नर्तकी अब मंच से उतरकर उसकी ओर बढ़ रही थी। उसके पीछे नाचती हुई कठपुतलियों की एक छोटी सी सेना थी। समीर को एहसास हुआ कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। वह मरने वाला था, लेकिन वह एक पत्रकार की तरह मरना चाहता था। उसने अपना कैमरा उठाया, उसे अपनी आंखों से लगाया और उस भयानक दृश्य पर फोकस किया। उसने अपनी कांपती उंगलियों से जूम को एडजस्ट किया। रक्त नर्तकी के चेहरे पर, उसकी भूखी आंखों और कुटिल मुस्कान पर। यह उसकी जिंदगी की सबसे बेहतरीन तस्वीर होगी, उसकी आखिरी तस्वीर। जैसे ही उसने बटन दबाया, कैमरे का फ्लैश चमका। एक पल के लिए सब कुछ सफेद रोशनी में नहा गया और उसी पल खून के धागों ने उसे छू लिया। उसे एक तेज बर्फीला दर्द महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसके शरीर से उसकी आत्मा को खींच लिया हो। उसे लगा जैसे वह हल्का हो रहा है, उसका शरीर खाली हो रहा है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आखिरी चीज जो उसने देखी वह रक्त नर्तकी का मुस्कुराता हुआ चेहरा था। कुछ हफ्तों बाद दिल्ली में समीर के संपादक के कंप्यूटर पर एक ईमेल आया। ये समीर के अकाउंट से था। सब्जेक्ट लाइन खाली थी और ईमेल में बस एक अटैचमेंट था। संपादक ने झिझकते हुए फाइल खोली। ये एक तस्वीर थी। तस्वीर की क्वालिटी एकदम साफ। तस्वीर में एक पुराना धूल भरा कारखाना था। बीच में एक भयानक,
इंसान के आकार की कठपुतली नाच रही थी। उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। उसके शरीर से खून के लाल धागे निकल रहे थे, जो आसपास की छोटी कठपुतलियों को नचा रहे थे। लेकिन तस्वीर का सबसे भयावह हिस्सा पृष्ठभूमि में था। नाचती हुई कठपुतलियों की भीड़ के बीच एक नई कठपुतली खड़ी ही थी। उसने आधुनिक कपदासे पहने हुए थे और गले में एक कैमरा लटका हुआ था। उसका लकदीही का चेहरा डर और आश्चर्य के पल में जमा हुआ था। समीर को उसकी कहानी मिल गई थी। वह खुद वह कहानी बन गया था। उसकी तस्वीर दुनिया तक पहुंच गई थी, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा के लिए कठपुतली खिद्दा में कैद हो गई थी।